गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 9 अ शर्ट इन द मार्केट। तो इससे पहले भी आप लोगों को एक वीडियो मिली है इसी चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे सिर्फ हमारे एनसीईआरटी जो भी हमारा क्वेश्चन का ये चैप्टर है, जो ये चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो भी हमारे क्वेश्चन थे उन सबको हमने आपको आंसर प्रोवाइड किया है, जो कि हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन ब्लू कलर्ड में लिखे हुए थे हर चैप्टर के पेज पे, जहाँ जहाँ पे हमें कोई ना कोई क्वेश्चन रोज़ होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली शर्ट के ऊपर है, कि लाइक कि शर्ट पे डिपेंड करता है कि ये चैप्टर ही हमारा शर्ट की मेकिंग से लेकर उसकी सेलिंग तक, ठीक है, उसको बनाने के लिए, एक शर्ट को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं और इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको बेचा कहाँ जाता है, ठीक है, और कौन कौन से लोग इनके बीच में एसोसिएटेड हैं या किन किन लोगों का इसमें लिंक है, उनके बारे में ये चैप्टर हमको एक अंडरस्टैंडिंग देता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर के रियल एंड एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं हमारी सीबीएसई अगर बुक्स की बात करें तो ये पेज नंबर 111 पे है, और अगर हम जेके बोर्ड की बात करें तो ये चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं वो पेज नंबर 101 पे हैं, लाइक कि हमारे 101 पेज पे। तो इसी के साथ अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट मेड स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कर्नूल कॉटन मार्केट। तो जो स्वप्ना है, स्वप्ना एक करेक्टर है जो कि इस चैप्टर में है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से कि लाइक जो स्वप्ना है वो एक स्मॉल फार्मर है जो कि कॉटन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ओके। तो अब इन स्वप्ना के बारे में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि लाइक जो स्वप्ना है वो अपना सारा का सारा कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ ट्रेडर को ही क्यों बेचती है, बजाय वो कर्नूल की जो कॉटन मार्केट है वहाँ पर भी अपने कॉटन को सेल कर सकती है। तो इसका आंसर है स्वप्ना सोल्ड द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कर्नूल कॉटन मार्केट बिकॉज। तो स्वप्ना जो है वो अपना सारा का सारा कॉटन सिर्फ ट्रेडर को बेचती है बजाय कि वो कर्नूल कॉटन मार्केट में बेच सके। इसका रीज़न है बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड ₹2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन। तो जो स्वप्ना है उसने जब उनका क्रॉपिंग सीज़न था, जब कॉटन लगाने का सीज़न शुरू हुआ है, उस सीज़न के स्टार्टिंग में ही स्वप्ना ने उस एक ट्रेडर से ₹2500 लाइक 2500 रुपये उधार लिए या बोरो किए, और जिसका स्वप्ना को उस ट्रेडर को हैवी रेट, ठीक है, हाई रेट इंटरेस्ट कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि लाइक अगर आप हमसे 100 रुपये ले रहे हो तो आपको जब ये वापस देना है हमको इसके ऊपर से 10% देना है या 5% देना है, लाइक कि आपको जो पैसे हमने दिए हैं वो तो देने हैं बट इसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट है। लाइक कि अगर हम 100 रुपये में से 10% का रेट कहें कि लाइक अगर 100 रुपये आपने हमसे लेंड किए हैं, बोरो किए हैं, तो आपको हमको 110 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप में उस ट्रेडर ने जब स्वप्ना को पैसे बोरो दिए थे, जब पैसे लेंड किए थे, ठीक है, पैसे लेंड किए थे उनको, तब ट्रेडर ने कहा था कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्वप्ना ने क्या किया था, सो शी प्रॉमिस्ड टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। तो स्वप्ना ने उस ट्रेडर को प्रॉमिस किया था कि वो अपना सारा कॉटन का प्रोडक्शन जितना भी होगा वो सब का सब उस ट्रेडर को ही बेचेगी, उसी को ही सेल करेगी।
ओके, तो ये 2 रीज़न थे जिनकी वजह से जो स्वप्ना थी उसको अपना सारा कॉटन का प्रोडक्शन सिर्फ ट्रेडर को ही बेचना पड़ा, बजाय वो करनूल की कॉटन मार्केट में भी सेल कर सकती थी। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। ठीक है, डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील। तो अब हमको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, उन वर्कर्स के बारे में जो कि गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज़ में, लाइक कि जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज़ हैं, जो सिर्फ गारमेंट जो कि हमारे क्लॉथ प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक्सपोर्टिंग में सिर्फ इनको ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, उनकी फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, ठीक है, उसके बारे में और साथ में उनकी वेजेस के बारे में, उनकी इनकम के बारे में हम डिस्कस करेंगे या हम उनके बारे में बताएंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। और हमको ये बताना है कि क्या हमें लगता है कि जो ये वर्कर्स हैं उनको एक अच्छी डील मिलती है या वो जो काम कर रहे हैं उनसे इनको मुनाफा होता है। ओके, तो इसका आंसर है कि लाइक द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। तो सबसे पहले हम कंडीशन की बात करेंगे, वहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्पररी बेसिस, मीन दे कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम व्हेन नॉट नीडेड। जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं वो एक टाइप में टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं। टेम्पररी बेसिस से हमारा ये मीनिंग है कि उनकी पक्की नौकरी नहीं है, वो एक टाइप के कच्चे, लाइक कि दिहाड़ीदार मज़दूर हैं जिनको उस गारमेंट फैक्ट्री का ओनर जो है वो कभी भी निकाल सकता है जब उसे लगेगा कि ये इंसान उसके काम का नहीं है या इसका अब कोई नीड नहीं है उस फैक्ट्री में, या फिर उस फैक्ट्री में ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो किसी को भी वो फैक्ट्री ओनर जो है वो निकाल सकता है या सस्पेंड कर सकता है। ओके, देन दे हैव प्रेशर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन लिमिटेड टाइम। तो जो ये एम्प्लॉयर्स होते हैं इस गारमेंट फैक्ट्रीज़ में, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज़ में, इनके ऊपर एक दबाव होता है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाभदायक हैं, ठीक है, जो कि क्वालिटी हैं, जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी के हैं, जो कि अच्छी कंडीशन में हैं, ठीक है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को इनको कम समय में बना के देना है, उन चीज़ों को इनको कम समय में प्रोड्यूस करना है। ओके, तो इसी के साथ दे हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स। तो उन लोगों को बहुत लंबे समय तक, बहुत घंटों तक अपना हार्डवर्क करना पड़ता है। ओके, नाउ नो द वर्कर्स डोंट गेट अ फेयर डील। अब हम बात करेंगे कि डज दे गेट अ फेयर डील, क्या उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। द वर्कर्स डोंट गेट अ फेयर डील एज दे आर नॉट इवन पेड द मिनिमल वेजेस फॉर देयर वर्क। क्योंकि इन वर्कर्स को कोई भी एक मिनिमम अमाउंट जो इनकम है वो जनरेट नहीं हो पाती है इनकी इस काम से। दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय देयर एम्प्लॉयर एंड देयर वर्क इज़ ऑल्सो टेम्पररी। ठीक है, क्योंकि इनका जो काम है वो भी टेम्पररी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, इनसे लताड़े जाते हैं। ओके, दे आर गेट एक्सप्लॉयटेड, लताड़े जाते हैं। ओके, दे ऑल्सो डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दे डू। तो उन लोगों में ऑब्वियस सी बात है, उनमें जो वो काम कर रहे हैं उसके तरफ कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, ट्रुथफुलनेस नहीं होगी। तो ये एक टाइप का फेयर डील नहीं है उन लोगों के लिए जो कि काम करते हैं हमारे गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज़ में। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि लाइक थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज़। तो हमें सोचना है उस चीज़ के बारे में जो कि कॉमन है, जो कि हम सब यूज़ करते हैं। लाइक ये हो सकती है, इट कुड बी शुगर, चीनी, टी, चाय, मिल्क, दूध, पेन,
जो पेन है जिससे हम लिखते हैं, ओके, पेंसिल्स एट्सेट्रा। डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट दिस रीचेज यू, कि ये कौन सी चेन ऑफ मार्केट है जिससे ये आप तक पहुंचती है। कि जैसे आप लोगों ने इससे पहले आपकी 7th क्लास में आपने मार्केट अराउंडर्स का चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपने चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज, एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग मिला है। तो उसके आधार पर भी आप लोग इसको चेक कर सकते हो कि लाइक शुगर, टी, मिल्क, पेन, पेंसिल, पेपर, ये सब कुछ हम तक कैसे पहुंचता है, कि लाइक ये एक फाइनल कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है एक मार्केट में। कैन यू थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन और ट्रेड, क्या आप लोग ये भी सोच सकते हो कि कौन लोग हैं जो हेल्प करते हैं इसकी प्रोडक्शन में, कि ये सब जो चीज़ें हैं शुगर, टी, मिल्क, पेन, पेपर, इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन में और इनके ट्रेड में। ओके, तो नाउ आंसरिंग दिस, चेन ऑफ मार्केट्स टू प्रोड्यूस मिल्क इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन, तो हम बात करेंगे चेन ऑफ मार्केट्स की टू प्रोड्यूस मिल्क। तो दूध के बारे में, उसकी मार्केट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डेयरी कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो डेयरी कोऑपरेटिव्स जो हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट परचेज मिल्क एट डिफरेंट लोकेशन। तो जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट लोकेशन से, मतलब कि अलग अलग जगहों से वो लोग दूध इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वो लोग दूध खरीदते हैं, इकट्ठा करते हैं का मतलब है कि वो लोग दूध को खरीदते हैं, परचेज मिल्क एट डिफरेंट लोकेशन। और उसके बाद आफ्टर दैट मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्क फैक्ट्रीज बाय द डेयरी कोऑपरेटिव्स। तो फिर डेयरी कोऑपरेटिव्स उसके बाद वो सारा का सारा मिल्क फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर देती है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। और उसके बाद वो जो सारा मिल्क है, देन मिल्क इज पास्चराइज्ड इन द फैक्ट्रीज एंड देन इट इज़ पैक्ड, मतलब उसको पास्चराइज करेंगे, उसको स्टेरिलाइजेशन करेंगे उसकी, ठीक है, उसको प्रोसेस मैनर में करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी पैकिंग करेंगे। ओके, देन पैकेट्स, ओके, पैकेट ऑफ मिल्क्स, ठीक है, देन नॉट पैकेट्स आर मिल्क, ओके। तो जो पैकेट मिल्क के बनेंगे देन दे आर देन गिवन टू द ट्रेडर्स। तो ये जो मिल्क के पैकेट्स हैं, जैसे हम 5-10 रुपये का दूध का पैकेट देखते हैं, अमूल का 14 का देखते हैं, या लीटर वाला देखते हैं, या आधा लीटर वाला देखते हैं, ये सब जो पास्चराइज्ड मिल्क है, ठीक है, जो प्रोसेस्ड मिल्क है, ये सब का सब मार्केट में कैसे आता है। सबसे पहले हमारे कोऑपरेटिव जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट लोकेशन से, जगहों से दूध को खरीदते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस दूध को उस जगह से लेकर बड़ी बड़ी मिल्क फैक्ट्रीज तक पहुंचाते हैं। फिर उस मिल्क फैक्ट्री में उस मिल्क को पास्चराइज किया जाता है, लाइक उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको पैक किया जाता है। और उसके बाद वो जो पैक्ड मिल्क है, ठीक है, जो पैक हुआ मिल्क है, जिसको पैक कर दिया गया है, उसको ट्रेडर्स को दिया जाता है, लाइक कि उनको सेल किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडर्स विच ट्रांसपोर्ट देम टू द सिटी वेयर होल सेलर्स परचेज दीज। तो जो ट्रेडर्स हैं वो सिटी जाते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं, और उस एरिया के किसी भी बड़े होल सेलर को वो दूध के पैकेट्स को बेच देते हैं। और एंड में जाकर जो एक रिटेलर है, लाइक कि जो एक दुकानदार है, सिंपल जो एक दुकानदार है, जो रिटेलर है, जिससे एक कंज्यूमर, ठीक है, से एक फाइनल कंज्यूमर, जैसे मेरी तरह, आपकी तरह इंसान जाके पैसे देकर वो दूध का पैकेट खरीदेगा और उस दूध के पैकेट को यूज़ करेगा चाय बनाने के लिए, या दूध का गिलास भर के पिएगा, वो उसका फाइनल कंज्यूमर है। जहाँ पे ये सारी की सारी चेन ख़त्म होती है, जब वो एक प्रोडक्ट जो है बना है, कहीं से भेजा गया है ट्रेडर की हेल्प से होलसेलर के पास, होलसेलर ने उसको ट्रांसपोर्ट किया है, उसको बेचा है हमारे रिटेलर को, रिटेलर से हम कंज्यूमर्स ने ख़रीदा है और उसको कंज्यूम किया है, उसको हमने यूज़ किया है, ठीक है, जिससे हमने कोई बेनिफिट नहीं कमाया है मनी रिलेटेड में, जस्ट हमें सेटिस्फैक्शन मिली है उस दूध को पीकर या उस दूध से चाय बनाकर, ठीक है। देन ये जो रिटेलर है वो क्या करता है, रिटेलर परचेजेज फ्रॉम द होलसेलर। तो ये रिटेलर उस होलसेलर से ये दूध के पैकेट खरीदता है और इनको क्या करता है, एंड सेल दीज पैकेट्स
ऑफ मिल्क टू द कंज्यूमर इन द ओपन मार्केट इन बोथ बूथ्स। ठीक है, तो मतलब जो रिटेलर है फिर वो एंड में आकर इस दूध को फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है किसी भी ओपन मार्केट में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन अलॉन्ग साइड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन फिल इन द नंबर्स इन द कॉटन बॉल्स अकॉर्डिंगली। तो ये जो एक क्वेश्चन है एक पैटर्न में जिसमें हमें 9 पार्ट दिख रहे हैं जिसके, तो ये सब जम्बल्ड में है। ठीक है, हमें इसको अरेंज करना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में जिससे कि हमें पूरा का पूरा इसका प्रोसेस दिखाई दे, नज़र आए और हमें समझ आ सके। ओके, तो जो फर्स्ट है वो दिया गया है हमको, वैसे यहाँ पे फर्स्ट 2 है बट ये 2 कंप्लीटेड नहीं है, फर्स्ट ही है कि स्वप्ना सेल्स द कॉटन टू द ट्रेडर, ये फर्स्ट है, ये करेक्ट है। ओके, तो इसके आंसर में है कि स्वप्ना जो है सबसे पहले अपने कॉटन को सेल करेगी ट्रेडर को, फिर जो ट्रेडर है ट्रेडर सेल्स कॉटन टू द गिनिंग मिल। तो गिनिंग मिल वो जगह है जहाँ पे उस कॉटन में से जो भी उसके बीज हैं, जो भी कच्चा वाला फाइबर है, उस सब को निकाल कर एक फाइन फाइबर में उसको क्रिएट करेगा, वो हमारा गिनिंग मिल है। फिर गिनिंग मिल जो है वो क्लीन करेगा कॉटन को एंड मेक्स इट इनटू बेल्स, उसके बाद वो उसको एक बेल्स में फॉर्म करेगा। देन वो स्पिनिंग जो मिल है, देन स्पिनिंग मिल जो 7th पार्ट है, स्पिनिंग मिल्स विल बाय द कॉटन एंड सेल यार्न्स टू द यार्न डीलर्स। तो जो स्पिनिंग मिल है वहाँ पे हम उसके गोले बनाएंगे, लाइक कि थ्रेड बनाएंगे और उसको हम यार्न डीलर्स को बेच देंगे। तो फिर जो यार्न डीलर्स हैं या फिर हमारे मर्चेंट्स हैं, गिव द यार्न टू द वीवर्स, वो लोग उस यार्न को वीवर्स को देंगे। और 8th पार्ट देन वीवर्स रिटर्न विद द क्लॉथ, वीवर जो हैं एक क्लॉथ बनाकर, एक कपड़ा बनाकर सामने आएंगे। उसके बाद 4th पार्ट, गारमेंट एक्सपोर्टर्स बाय द क्लॉथ फ्रॉम मर्चेंट फॉर मेकिंग शर्ट्स। तो जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग इस क्लॉथ को खरीदेंगे किससे, मर्चेंट से, ताकि वो लोग शर्ट बना सकें। उसके बाद 6th पार्ट, द एक्सपोर्टर सेल्स शर्ट्स टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द US। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग इस शर्ट को सेल करेंगे कहाँ पे, USA में, जहाँ पे उनको बड़े बड़े बिजनेस पर्सन दिखेंगे। ठीक है, उन लोगों को ये लोग सेल करेंगे। और एट द एंड दैट इज 2nd पार्ट, कस्टमर बाय दी शर्ट इन आ ओपन मार्केट। ठीक है, और आ सुपर मार्केट। ठीक है, तो जो कस्टमर है वो एंड में इस शर्ट को एक सुपर मार्केट से खरीद सकता है। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर 9 क्लास 7th का अ शर्ट इन अ मार्केट, ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।